नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं और टीचिंग मेथड्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और वो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यूज ऑन टीचिंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश। टीचिंग मेथड्स का फ्रेंड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। इम्पोर्टेंट जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं इंग्लिश टीचिंग के, उनका एक वीडियो मैंने बना दिया है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ से आप अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज को देखते हैं तो हमें और थोड़ा जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज टीचिंग इम्प्लाइज 3 ऑपरेशंस। लैंग्वेज टीचिंग जो होती है वो 3 प्रकार के ऑपरेशंस को फॉलो करती है। फर्स्ट है लैंग्वेज टीचिंग एंड देन राइट आंसर विल बी लर्निंग। तो इट विल बी आंसर लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। ये 3 प्रकार के ऑपरेशंस हैं जो लैंग्वेज टीचिंग में काम आते हैं। लैंग्वेज इज अ मेन्स ऑफ, लैंग्वेज का मेन जो पर्पज है वो है हमारा कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर विल बी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डैश इज द फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। तो विच इज द फंडामेंटल थिंग इन द लर्निंग? तो स्पीच इज द फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। फोर्थ है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ फोनेटिक ग्रामर एंड वोकेबुलरी। वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ फोनेटिक ग्रामर एंड वोकेबुलरी। सो वोकेबुलरी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंस लैंग्वेज इज चेंजिंग वी शुड टीच। सिंस लैंग्वेज इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन सो वी शुड टीच डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ग्रामर जो है हमें डिस्क्रिप्टिव रूप में, डिस्क्रिप्टिव मेथड में पढ़ानी चाहिए। द रीजनल वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड द, जो रीजनल लैंग्वेज की वेराइटीज हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डायलेक्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व्स एक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ स्पोकन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। विच इन्वॉल्व्स एक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ स्पोकन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। तो आंसर विल बी लिसनिंग। लिसनिंग जो होती है दैट इज द एक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ द स्पोकन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कॉल्ड इंग्लिश। इंग्लिश को किसने कहा था? अ विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड अ की दैट वुड अनलॉक द वास्ट प्रेशर्स ऑफ ऑल साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक फील्ड्स। तो आंसर है हमारा JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इंग्लिश जो है एक विंडो है, मॉडर्न वर्ल्ड में विंडो है। तो इस कोटेशंस को आप याद रखेंगे और कोटेशन किसने बोला था? ये JL नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय stress the need for studying English as a compulsory subject to acquire at least working knowledge of English. The Educational Commission headed by, जो शिक्षा आयोग था जिनकी अध्यक्षता की थी, उन्होंने ये कहा था कि stress the need for studying English as a compulsory subject to acquire at least a working knowledge of English. तो आंसर क्या होगा? DGS कोठारी, जो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कोटेशन कहा था। नेक्स्ट है इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्ड इज कॉल्ड। जब भाषा हम लोग सीखते हैं तो शब्दों को बनाने का जो सिस्टम होता है, उनको सीखने का जो सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स से रिलेटेड है ये। तो मैक्सिमम टाइम पे ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, और अगर डेफिनेशन दी हुई है तो हमें डेफिनेटली फाइंड आउट करना है कि किसकी डेफिनेशन है ये। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, डैश हेल्प्स इन लर्निंग द लैंग्वेज। क्या हमें लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करता है? ग्रामर, स्किल टीचिंग। फर्स्ट हमारा मोटिवेशन। जब तक हमारे पास मोटिवेशन नहीं होगा तो वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग, वेदर इट इज लैंग्वेज और एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट, सेज लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। किसने कहा था लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली हैबिट ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस? तो ये कहा था पाल्मर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलोन इनेबल्स द लर्नर टू एक्वायर द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज। अकेले किससे हमारे जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है, इस बोलने का जो आदत होती है, वो हमें प्राप्त हो सकती है? तो प्रैक्टिस चाहिए। सुना होगा आपने प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इट विल हेल्प द लर्नर टू एक्वायर द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज। 14th, a foreign language should be taught in situation, इन क्लासरूम, अ होम और ऑन द ओपन फील्ड। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज इसेंशियल इन लैंग्वेज टीचिंग। विच प्रैक्टिस एंड व्हाट द थिंग विच इज इसेंशियल इन लैंग्वेज टीचिंग? तो दैट थिंग इज प्रोनाउंसिएशन। ड्रिल इज इसेंशियल इन लैंग्वेज टीचिंग। द लैंग्वेज इज अ स्किल विच डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस इज कॉट बाई। किसने कहा था कि जो लैंग्वेज है
एक स्किल है जो डिपेंड करती है कंटिन्यूस प्रैक्टिस पे। ये थॉर्नडाइक ने कहा था। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज इज ए स्किल विच डिपेंड्स ऑन अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो ये थॉर्नडाइक का कोटेशन है। डैश फॉर्मुलेट्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज। किसने रूल्स और प्रिंसिपल जो लैंग्वेज के होते हैं उनको फॉर्मुलेट किया था? तो ये कौन है? ये है हमारा ग्रामर। ग्रामर जब तक हम नहीं सीख पाएंगे तब तक हमें रूल्स और प्रिंसिपल्स की जानकारी किसी भी लैंग्वेज की नहीं होगी। तो द ग्रामर इज द मेन थिंग विच इज द फॉर्मुलेट्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज। नेक्स्ट है सेज। किसने कहा है? द ओनली बेसिस ऑफ करेक्टनेस इन अ लैंग्वेज इज द यूजेज ऑफ इट्स नेटिव स्पीकर। किसने कहा है द ओनली बेसिस ऑफ करेक्टनेस इज अ लैंग्वेज इन अ लैंग्वेज इज द यूजेज ऑफ इट्स नेटिव स्पीकर? तो सीसी फ्राइज ने कहा था ये कि द ओनली बेसिस ऑफ करेक्टनेस इज इन अ लैंग्वेज इज द यूजेज ऑफ इट्स नेटिव स्पीकर। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। स्पीकिंग स्किल जो है इट इज़ द ओनली एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इंटेलिजिबली। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्लैंक्स आ जाते हैं और हमें वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द राइटिंग स्किल द स्टूडेंट मास्टर द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग द यूज ऑफ एलिमेंट्री पंक्चुएशन मार्क्स एंड व्हाट कैपिटल लेटर्स आर देयर। कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन से ही हम किसी भी राइटिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज इसेंशियली क्या है? लैंग्वेज हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज रिक्वायर्स। किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए डेफिनेटली। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग एल्स। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ द पीपल इज नेग्लेक्टेड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या नेग्लेक्ट किया जाता है फ्रेंड? स्पीच किया जाता है। जब आप वीडियो देखेंगे हमारे टीचिंग मेथड्स का डिस्क्रिप्टिव वीडियो तो यू विल डेफिनेटली लर्न कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, स्ट्रक्चरल मेथड क्या है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो है स्पीच जो होती है, स्पोकन जो होता है, उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट विद द टीचिंग ऑफ रीडिंग। किसी भी कोटेशन से ही ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये स्टार्ट होता है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अटेम्प्ट्स टू टीच बाय इंग्लिश बाय। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस तरह से सिखाने का प्रयास करता है? तो ये हमें रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के द्वारा सिखाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 डैश डेवलप्ड अगेंस्ट टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट में, उसके रेस्पॉन्स में एक नया मेथड तैयार किया गया था एंड इट वाज द डायरेक्ट मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेकंड ग्रेड की एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। Since language is taught through demonstrations, the direct method makes use of audio visual aids. लैंग्वेज जो है डिमोन्स्ट्रेशन से सिखाई जाती है डायरेक्ट मेथड में, तो किस चीज़ का यूज किया जाता है? ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डैश द डायरेक्ट मेथड मेक्स द रीडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ईजी। किसने कहा था कि डायरेक्ट मेथड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज़्यादा सीखने के लिए ईजी बना देता है? तो ही इज चैम्पियन। यूजिंग अ फ्लैश कार्ड इन द क्लासरूम इज क्या है? टेक्निक है फ्रेंड्स। ये जब भी हम हमारे टीचिंग एड्स को यूज करते हैं क्लास में तो वी आर यूजिंग द टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स वी आर यूजिंग इन द क्लास टू टीच द स्टूडेंट्स। द बाइलिंगुअल मेथड was first adopted by, very important है, डबल टिक लगा लीजिए फ्रेंड्स को 30 नंबर क्वेश्चन को। द बाइलिंगुअल मेथड was first adopted by डॉक्टर जेसी डॉटसन ने ये फर्स्ट टाइम यूज किया था बाइलिंगुअल मेथड। इन द डायरेक्ट मेथड इज अवॉइडेड। डायरेक्ट मेथड में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है और वो है मदर टंग, क्योंकि इसमें टारगेट लैंग्वेज जो होता है वो वही टारगेट लैंग्वेज होती है और वही हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है जिसको हमें सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच अप्रोच अलाउज लर्नर टू एक्वायर अ लैंग्वेज एज बेबीज डू बिगिनिंग विथ साइलेंट लिसनिंग। कौन से अप्रोच में हमें ये जो लर्नर होता है वो सीखता है, ये प्राप्त करता है लैंग्वेज को? जैसे कोई बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है और फिर साइलेंटली सुनता है और फिर उसको करता है। तो इट इज़ द नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच इसे कहा जाता है। विच अप्रोच डजेंट अलाउ लर्नर्स टू यूज दियर नेटिव लैंग्वेज इन अ लैंग्वेज क्लास। कौन से अप्रोच में, कौन से मेथड में जो है नेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं करने दिया जाता? दैट इज नॉन एज डायरेक्ट मेथड। विच अप्रोच इज geared towards learners whose main goal is to use English to communicate in the real world? तो आंसर होगा हमारा द कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 35। लर्नर्स मस्ट मेमोराइज ग्रामर रूल्स।
then vocabulary and translate large amounts of text into English if that teacher is using a method called। कौन से मेथड में होता है फ्रेंड्स कि लर्नर जो है ग्रामर के रूल्स को याद करता है, वोकेबुलरी को याद करता है और एक बहुत बड़े पैमाने पे टेक्स्ट को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो दैट इज grammar translation method, very important, you can remember it or you can double tick it for the exam। when learners of different levels form small groups that must complete task together, a method called। एक ऐसा मेथड होता है जिसमें लर्नर्स का जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, छोटा सा ग्रुप बना लेता है अलग अलग लर्नर्स का और एक छोटे छोटे टास्क को क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। तो दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, इसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। Question number 37, which is a method of teaching grammar in which learners must discover the rules in context themselves while reading and or listening। कौन सा मेथड है फ्रेंड इसमें जिसमें लर्नर क्या करता है, नए नए रूल्स को सीखता है या उनको फाइंड आउट करता है। तो दैट इज इंडक्टिव अप्रोच। Which is a method of teaching grammar in which the rules are given to the learner first followed by examples and exercise। डिडक्टिव अप्रोच में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि पहले लर्नर को रूल्स बता दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें एग्जाम्पल बताए जाते हैं और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। तो दैट इज नोन एज द डिडक्टिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 39, a method of teaching writing in which learners are given a model and then asked to create something similar is called। क्या होता है, एक मेथड होता है टीचिंग का जिसमें लर्नर को क्या किया जाता है, एक मॉडल दिया जाता है और उसके बाद में उसे कहा जाता है कि सेम टू सेम हु बहू वैसा ही कुछ क्रिएट करने की वो कोशिश करे। दैट इज द प्रोडक्टिव अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अ मेथड फॉर टीचिंग राइटिंग दैट वॉक्स लर्नर्स थ्रू द स्टेज ऑफ प्री राइटिंग राइटिंग एंड रिविजन इज कॉल्ड द प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच में क्या होता है फ्रेंड्स, लर्नर क्या करता है, तीन स्टेप्स को फॉलो करता है। प्री राइटिंग स्टेज में होता है, देन ही गोज फॉर राइटिंग स्टेज एंड देन फाइनली ही गोज टू द रिविजन स्टेज। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस अप्रोच, दिस अप्रोच इज नोन एज द प्रोसेस अप्रोच। तो ये हमारे फ्रेंड्स 40 क्वेश्चंस थे, टीचिंग मेथड पे बेस्ड थे और डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आपका टीचिंग मेथड दिया हुआ है तो डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ लेना है। उसका वीडियो मैंने बना दिया है और हमारे सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट में वो दिया हुआ है। और जहाँ तक एमसीक्यूज़ की बात है, क्वेश्चंस की बात है, तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से उनको करना है और बिल्कुल आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।